हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 जो कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSP तीनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें जो है हम साथ साथ दिल्ली पुलिस में पूछे गए जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे, 5-5 क्वेश्चन मैथ्स से और रीजनिंग से। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो है हम जनरल अवेयरनेस से करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कंप्यूटर से करेंगे, जो हरियाणा में भी पूछे जा सकते हैं और दिल्ली पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या सीटेट के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं और इसके लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड जो है तीनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और इस पर आपको जो है 40% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम को औपचारिक आज़ादी कब मिली? व्हेन डिड वियतनाम गॉट इट्स फॉर्मल इंडिपेंडेंस? 1887, 1945, 1947 या फिर 1946? वियतनाम को जो औपचारिक आज़ादी मिली थी यानी कि फॉर्मल इंडिपेंडेंस इसको इंडिया से पहले मिल गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1945। और डेट याद रखिए, डेट पूछी जा सकती है, तो 2 सितंबर 1945 को जो है इन्हें आज़ादी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है? हाउ मेनी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 4 या 5? तो भारतीय संविधान में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय, तो 3 स्तर है। कौन कौन से हैं? एक है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज या फिर कह लीजिए म्यूनिसिपैलिटी। त्रिस्तरीय जो है शासन व्यवस्था है, तो बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1990, 1965 या 1988? व्हेन डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 को। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पंजाब, केरल, बिहार, हरियाणा? प्रति व्यक्ति आय बतानी है, पर कैपिटा इनकम जो है किस स्टेट में हाईएस्ट है? इन चारों में से बतानी है। अगर वैसे देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो है गोवा की। ठीक है, गोवा के बाद है दिल्ली, जो नेक्स्ट है वो है सिक्किम, उसके बाद है चंडीगढ़ 4th नंबर पे और 5th नंबर पे जो आता है वो आता है हरियाणा। तो टॉप 5 जो है आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद और भी बहुत सारी आती है, लेकिन इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो 1st नंबर पे हरियाणा है, फिर केरल है, 3rd पे पंजाब है और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो क्या है? सबसे कम है। ठीक है, तो ये याद रखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? फान बोई चाउ, फांचू त्रिन, हुई फुसो या शाही दरबार के अफसर? हु वॉज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम? ये बुक जो थी एक चाइनीज लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी, जिसके जो लेखक थे, ऑथर थे, वो कौन थे? फान बोई चाउ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, जर्मनी की, बोलीविया की या रोमानिया की? ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम की राजधानी है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा किस तरीके का संसाधन है? रिप्लेसेबल यानी कि पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव, मानवकृत या अचक्रीय, नॉन रिसाइक्लेबल? तो ज्वारीय ऊर्जा कैसा है? जिसको वापस से रिप्रोड्यूस जो है किया जा सकता है, तो इसको बोलेंगे या तो रिन्यूएबल कह सकते हैं या रिप्लेसेबल कह सकते हैं, पुनः पूर्ति योग्य जिन्हें कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग है जो दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्रों का निर्माण करता है? स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा? तो कौन सी इंडस्ट्री है जो इन्हें बनाती है? वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जीडीपी किन वस्तु व सेवाओं के मूल्यों का योग है? विच गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किन वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग है? इंटरमीडिएट, रियल, फाइनल या ग्रॉस? जीडीपी को हम डिफाइन करते हैं एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। याद रखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम जो वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का जो है योग माना जाता है। तो फाइनल, अंतिम जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? हु इशू द करेंसी इन इंडिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई या एसबीआई? तो मुद्रा जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? 1947, 1887, 1888, 1889? व्हेन वाज फ्रेंच इंडो चाइना एस्टैब्लिश्ड? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 17 अक्टूबर 1887 को, 17 अक्टूबर 1887। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुल्तानाज ड्रीम किसने लिखा है? हु रोट सुल्तानाज ड्रीम? ये 1905 में लिखा गया था और इसे लिखा था बेगम रुकैया ने, बेगम रुकैया, ROKEYA। ठीक है, नेक्स्ट है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग बुक ऑफ जापान? तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र। ठीक है, ये जो है जापान की सबसे पुरानी प्रिंटिंग बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर मेवात विकास सभा वॉज फॉर्म्ड? मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई? 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में? मेवात विकास सभा, मेवात पता है आपको कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, वहीं पर जो थी इसकी स्थापना हुई थी और ये कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 2000। बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा वन मजदूर संघ किसके अंतर्गत आते हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, कम अंडर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट या रेस्यूडरी पावर? ये मैंने आपको जो मॉक टेस्ट नंबर 3 किया था हमने, उसमें मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 आते हैं और कंकरेंट में 47। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था लेकिन अब किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। साथ ही मैरिज हो, डाइवोर्स हो, ठीक है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, ये सारे किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बताना क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? इंटेंसिव कल्टीवेशन मीन्स गहन खेती है कारण, अधिक सिंचाई है, ओवर इरिगेशन, डिफोरेस्टेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग? क्या है लैंड डिग्रेडेशन का पंजाब में मुख्य कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, ओवर इरिगेशन जो है यहाँ पे मेन रीजन है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? लेग्यूमिनियस क्रॉप बतानी है कौन सी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा दालें। यहाँ पे जो दालें हैं, जो पल्सीज है, वो किसको बता रही है? ड्राइड सीड जो होती हैं वो होती है फलीदार फसल। ड्राइड सीड में जैसे बीन्स हो गए, पीस हो गए, ड्राई पीस हो गए, पीनट्स हो गए, वो सारी क्या है? फलीदार फसल है। तो दालें जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन मैं दे देती हूँ आपको यहाँ पे। मोनोजाइट रेत में बताना है कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन है ऑयल, यूरेनियम, थोरियम या कोयल? मोनाजाइट जो रेत है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? उसमें पाया जाता है थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, औसत साक्षरता दर, एवरेज लिटरेसी रेट या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में भी किया था। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
ठीक है, तीनों जो है सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी? द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन विच सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंड, टेरिटरी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, तो ये किस उस सेक्टर में आता है? ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। और जो हमारा प्राकृतिक चीज़ों से का यूज़ करके कुछ चीज़ें जो बनाई जाती है, कह लीजिए कच्चे माल का यूज़ करके जो चीज़ें बनाई जाती है, वो किस में आता है? सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ पे प्रकृति से रिलेटेड पूछा है, तो प्राइमरी जो है सही हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोंकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वर द टोंकिन फ्री स्कूल एस्टैब्लिश्ड? टोंकिन फ्री स्कूल्स क्या थे? इनका मेन जो मोटिव था वो क्या था? वेस्टर्न स्टाइल जो एजुकेशन थी उसको प्रोवाइड करना था, ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन में क्या क्या शामिल किए गए? जैसे साइंस को शामिल किया गया, हाइजीन को, फ्रेंच को, ठीक है। सिर्फ मॉडर्न बनाने के लिए जो है इन स्कूलों की स्थापना जो थी की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी? 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, टोंकिन फ्री स्कूलों की, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? मतलब किस फील्ड में जो है भारत में औरतों को आरक्षण दिया गया है? इन चारों में से लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट या फिर पंचायती राज बॉडीज? तो कहां पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था और कितनी है ये बताइए। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है ये किस अमेंडमेंट के तहत है? 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। और किस उसमें है? पंचायती राज की संस्थाओं में। कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33% कह लीजिए या 1/3, ठीक है। इतना आरक्षण जो है वुमेन्स के लिए दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी के अलावा कितनी अनुसूचित भाषाएं भारत में हैं? बिसाइड्स हिंदी देयर आर डैश शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया? 21, 22, 23 या 24? अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में भारत कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसने पूछा हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा कितनी हो जाएंगी? 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज मानी जाएंगी इंडिया में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो पॉलिटिकल हेड कौन होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? मेयर, ठीक है। मेयर जो है पॉलिटिकल हेड होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा या उत्तराखंड? सीढ़ीदार खेती कहां पर की जा सकती है? बहुत इजी है, पंजाब में नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में नहीं, उत्तराखंड में की जाती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? Which one of the following is announced by government in support of a crop? ठीक है, फसलों को सहायता देने के लिए करती है। मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस? तो राइट आंसर हो जाएगा किसका, मतलब किसको अनाउंस करती है गवर्नमेंट? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है अनाउंस करती है। और सबसे पहले जो ये अनाउंस किया गया था, ये किया गया था 1966-67 में किसके लिए? गेहूं, फॉर व्हीट, ठीक है। व्हीट के लिए जो है ये अनाउंस किया गया था, ठीक है। क्या अनाउंस किया गया था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं? सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। All goods and service, all final goods and service, all intermediate goods and service and all intermediate and final goods and service। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसी में जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू होती है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, ठीक है, उनका
योग होती है। तो जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। बी ऑप्शन जो है सही होगा, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया 2000, 2005, 2007 या 2008। कब जो है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था लागू किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? वो होगा 2005 में, 2005 में। बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक आंकड़े मेन सोर्स क्या है प्राइमरी डाटा का? प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है जिसे रिसर्चर के द्वारा जो है इकट्ठा किया जाता है। जो डाटा रिसर्च करके इकट्ठा किया जाता है वो प्राइमरी डाटा होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, क्वेश्चनेयर या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत प्राइमरी डाटा का सोर्स कौन सा है? मेन क्वेश्चनेयर। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सारे क्या है? मेन सोर्स है प्राइमरी डाटा के। गवर्नमेंट पब्लिकेशन आता है सेकेंडरी सोर्स में। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स 11th 12th की इकोनॉमिक्स में सारी चीजें हमने पढ़ी थी। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है और प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े कौन से माने जाते हैं। ओके, तो ये याद रखिए, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ ए टेबल आर। एक सारणी के मुख्य भाग कौन से होते हैं? शीर्षक होता है, उपशीर्षक होता है, शीर्ष टिप्पणी होता है या उपरोक्त सभी होते हैं। टेबल में क्या क्या होता है? टाइटल होता है, कैप्शन होता है, हेड नोट होता है। ये भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि एक टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं। ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, तो कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर को जो है योजना आयोग का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या शो करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल को या फिर फिजिकल कैपिटल को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो किसे शो करता है? तो HDI शो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रामीण विकास संबंधी समस्या जो नहीं है, द प्रॉब्लम विच इज नॉट रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। कृषि साख, एग्रीकल्चर क्रेडिट, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो कौन सा जो है इसमें रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? कृषि साख भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, कृषि विपणन भी है। जो नहीं है वो है रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आर्थिक गतिविधियों में चक्रीय परिवर्तनों से उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है वो क्या कहलाती है? चक्रीय, मौसमी, संरचनात्मक या औद्योगिक? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ड्यू टू साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, स्ट्रक्चरल या इंडस्ट्रियल? तो इसे बोला जाएगा साइक्लिक, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इसे जो है कहा जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। कास्टिक सोडा, फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज NaOH, CaOH2, AlOH3 या Na2CO3। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताना है कि कौन सा होता है। फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो राइट आंसर हो जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल किसे कहते हैं? हार्ड वाटर, H2O2, D2O, H2O, D2O2 किसे जो है हार्ड वाटर कहा जाता है? तो हार्ड वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो नॉर्मल वाटर का क्या होता है? H2O होता है। तो H2O ही जो है हार्ड वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा। एक हैवी वाटर का और पूछा जाता है, तो हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये D2O जो है ये हैवी वाटर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ जल में BOD का मान कितना होता है? यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होती है क्लीन वाटर में, स्वच्छ जल में? 5 ppm से ज़्यादा, लेस देन 5 ppm या मोर देन 17 ppm?
तो स्वच्छ जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो है मान बताना है कि कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है। तो ये वैल्यू होती है 3 से 5 ppm के बीच में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 5 ppm से कम, लेस देन 5 ppm, ठीक है। POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaOCl2। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस संघ के जीवों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या इनमें से कोई नहीं। द एनिमल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाए जाते हैं? एनिलिडा, अर्थवॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल का रूपांतरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट? जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो या फिर कैरेट। मूल का जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो कौन सा है? कैरेट। कैरेट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। गाजर जो है सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चंस देखेंगे मैथ्स के। तो ये मैथ्स के कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखते हैं, देखिए, इफ़ x एंड y आर इवन नंबर्स, x और y की वैल्यू दे दी कि वो सम नंबर्स हैं, तो विषम संख्या बतानी है कि इनमें से क्या होगी। तो हम x y की सम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। x को 2 मान लेते हैं, y को 4 मान लेते हैं। दोनों ही क्या है? इवन नंबर। कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं। तो सबसे छोटी जो होती है वो मानिए ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन से रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या, जब इन वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे क्या हमें ओड नंबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 जमा 4 10। नहीं, ये क्या है? ये भी एक इवन नंबर है। इसमें रखते हैं 4 2 6 प्लस 2 8, ये भी क्या है? इवन नंबर है। नेक्स्ट में देखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 4 2 6 प्लस 8 14, ये भी क्या है? एक इवन नंबर है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं 4 दूनी 8, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, ठीक है। 9 क्या? एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर x और y अगर हमारे इवन है तो विषम संख्या हमें किस उससे मिलेगी? एक्स वाई प्लस 1 से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 अपीयर इन द फर्स्ट 100 होल नंबर। कितनी बार 1 अपीयर होगा फर्स्ट 100 होल नंबर में? 18 टाइम, 19, 20 या 21। पहली 100 पूर्ण संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है? देखिए 1 से 10 में अगर हम देखें तो 2 टाइम्स आता है। 11 से लेकर 19 तक अगर हम देखें तो 20 टाइम्स आता है। उसके बाद 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, तो ये भी कितनी बार हो गया? 3 और 3 6 और 2 8, 8 टाइम ये हो गया, ठीक है। ओके सॉरी, 11 से 19 के बीच में 10 टाइम आता है, ठीक है। 8 ये 2 ये 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम, तो 20 टाइम्स जो है 1 आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है। अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं स्क्वायर में तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 7/10 इसको लिखा जाएगा और इसका होल स्क्वायर है। नेक्स्ट वाले को 7/100 लिखा जाएगा और होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49/100 और 49/10,000। अब आप इजीली लगा सकते हैं, 2 0 के बाद मतलब 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से आएगा 0.49 और यहाँ से निकलेगा 0.00 क्योंकि 4 टाइम्स, तो 1 2 9 और 4 में 1 2 बन रहे, तो 0 0 यहाँ पे आगे ऐड कर देंगे और देन इसे ऐड कर दीजिए 49 को, सॉरी ये 0.49 को, तो ये बनेगा 9494। तो 0.4949 इसका सही आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है कितना है? 27 की क्यूब, 23 की क्यूब, स्क्वायर ए बी एंड देन ये। तो अब यहाँ पे अगर आप क्यूब करने बैठेंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा जो है
कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो इससे बेटर है इसको ए बी मान लीजिए। तो ये फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से, सॉरी, ए क्यूब यानी कि 27 ए मान लिया हमने, और बी की वैल्यू हमने 23 मान ली। तो ये बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे फिर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ये होता है ए प्लस बी, उसके बाद है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो ये वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इससे जो है पूरी तरीके से कट हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पता है 27 है, बी की वैल्यू हमें पता है 23 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 50। तो राइट आंसर यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक जैसे और एक अलग है, तो उस अलग वर्ड को छांटना है हमें। नौका, फेरी यानी कि बड़ी नाव, पनडुब्बी या जहाज, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनडुब्बी, क्योंकि बाकी तीनों क्या हैं? पानी के ऊपर रहती हैं, और पनडुब्बी क्या है? पानी के अंदर रहती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत पर होगी। एक क्यूब में दिखाया गया है 3, 1 और 5, ठीक है, एक में है 3, 1 और 5, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के आगे पीछे जो है अपोजिट साइड पे नहीं हो सकते हैं। ओके, दूसरे पे है 6, 3, 5। तो यहां पे पूछा गया कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए 6 के विपरीत 3 और 5 तो होंगे नहीं, बचा क्या? 1, तो 1 जो है 6 के विपरीत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली संख्या का चयन कीजिए। हमें एक सीरीज दी गई है 17, 21, 30, 46, 71। तो यहां पे बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कि कौन सी वैल्यू यहां पे आएगी। तो सबसे पहला तरीका जो होता है इन सीरीज को करने का कि सबसे पहले आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। ठीक है, डबल सीरीज हो सकता है यहाँ पे लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे है 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 16 का डिफरेंस, यहाँ पे 25 का। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 5 का, तो नेक्स्ट वैल्यू 6 का स्क्वायर होगी, तो ये हो जाएगा 36। तो 71 में हम क्या करेंगे? 36 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 107। तो 107 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। अगर हम इसको मिरर इमेज बतानी हमें, अगर इसे मिरर के सामने रखते तो क्या आएगा? मिरर में हमने पढ़ा है कि लेफ्ट जो चीज होती है वो राइट की तरफ दिखती है, ठीक है, और जो राइट वाली चीज होती है वो लेफ्ट की तरफ दिखती है। अब यहाँ पे जो राइट में है वो कहाँ पर दिखेगा आपको? सीधा लेफ्ट में दिखेगा, और जो लेफ्ट में है वो कहाँ पर दिखेगा? राइट में दिखेगा। ओके, और जो ऐसा नहीं है, पहले उन क्वेश्चंस उनको हटा लेते। तो देखिए यहाँ पे एक्स दिखना है सबसे पहले लेफ्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला, थर्ड वाला भी जो है गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में से इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए एक्स बिल्कुल सेम आ रहा है, ओ भी सेम है, एल भी सेम है, ई भी सेम है, लेकिन के अगर आप देखेंगे तो उसमें सेकंड ऑप्शन में मिरर इमेज नहीं है, ऐसे के ऐसा जो है लिखा गया है, और फोर्थ में मिरर इमेज है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अक्षरों के उस सेट का चयन करें जिसे अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये दिया गया है कुछ के एल एम एम एल एम के एम एम के एल के एल एंड देन एम। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये आ रही है 20। ठीक है, टोटल कितनी है? 20। तो 5-5 के जोड़े जो आप बना लीजिए, 1 2 3 4 5। तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5, एक ये हो गया एम एम के एल, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए लास्ट में एम एम बन रहा है, फर्स्ट में क्या बन सकता है? के बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक सीरीज कुछ इस तरीके से चल रही है, के एल देन एम एम। जो बीच में जो वैल्यू रखी जाती है वो हर बार आपको सिंगल देखने को मिलेगी। तो सिंगल रख के देखते हैं, तो यहाँ पे हम एल एल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर देते हैं? एल एल देन एम के। ठीक है,
तो यहाँ पे L और K यहाँ पे बन गए। उसके बाद MM है, K को बीच में सिंगल रखेंगे और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। इसमें K L को सिंगल रखेंगे और M आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले K आएगा, ठीक है, K L M। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहां पे बतानी हमें कि कौन सी वैल्यू रखी जाएगी। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले वाला फर्स्ट जो कॉलम है वो लेते हैं। इसमें दिया है 6, 40 और 8। इसको अगर हम सॉल्व करके देखिए, पहले इनकी मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 8 6 या 48। अगर हम इसमें से माइनस कर दे 8 को, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को, तो हमें 40 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में चेक करते हैं कि क्या यही रूल जो है यहाँ पर भी मतलब लगेगा। तो पहले करते हैं 25 × 21 कितना बन रहा है, 525, और फिर माइनस कर देंगे अगर हम नीचे वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 500। तो बिल्कुल यही चल रहा है। तो सेम इसमें करते हैं 14 × 7, 7 चौक 28, 8 2 7 एकम 7 और दोनों 98। 98 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 91। तो राइट आंसर यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि स्मॉल से लेकर लार्जेस्ट तक जा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, सबसे पहले बिट बाइट, बिल्कुल सही है। देन कैरेक्टर आ रहा है, फिर रिकॉर्ड आ रहा है और फिर फील्ड आ रहा है। लेकिन फील्ड जो है वो छोटा होता है। फील्ड किसको कह सकते हो आप, किसी कॉलम को कह सकते हो, रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा हो जाएगा फील्ड से। ओके, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पे देखिए डाटाबेस, यानी कि जो सबसे बड़ी चीज होती है वही सबसे पहले दे दी है, लेकिन हमें चाहिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है। देन किया कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फिर से फील्ड दे दिया रिकॉर्ड से, मतलब रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड पहले, रिकॉर्ड बड़ा होता है फील्ड से। फील्ड सिर्फ एक कॉलम की बात हो रही है वहां पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर आप कह सकती हैं। देन फाइल, देन रिकॉर्ड और फील्ड फिर से यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे कि पहले आया कैरेक्टर, उसके बाद एक फील्ड बनी यानी कि कॉलम बना, उसके बाद कॉलम से मिलकर एक रिकॉर्ड बना, देन फाइल बनी और फाइल से एक डाटा बेस बना। तो स्मॉल से लार्ज तक कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटा बेस। तो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं आपको कंप्यूटर की करवा रही हूँ, ये बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड वेब ब्राउजर, इंफॉर्मेशन इंजन्स, डाटा इंजन, सर्च इंजन या नन ऑफ द अबव। तो हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वेब पे, तो ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, सर्च इंजन की हेल्प से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल, फ्लैमिंग, यूजनेट, स्पैम, बैकबोन या न्यूज़ ग्रुप। अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन बाइट्स, गीगाबाइट्स, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट्स या किलोबाइट। प्रोसेसर स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, गीगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। Which of the following can be used to select the entire document? मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट और आप उसको पूरा सिलेक्ट करना चाहते, तो आप उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, Ctrl+H, Alt+S, Shift+E, Ctrl+A या Ctrl+K। तो पूरी मान लीजिए पूरा ही जो है आप सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सीधा क्या प्रेस करूंगी, Ctrl+A को प्रेस करूंगी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। The buying or selling of goods over the internet is termed as e-selling, e-buying, e-business, e-commerce या e-transaction। जो भी हम चीज़ें इंटरनेट पर खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं ई-कॉमर्स, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द प्रोग्राम दैट ब्लॉक एक्सेस टू सिलेक्टेड वेबसाइट नोन एज चैनल्स, फिल्टर्स, ब्राउजर्स, टेलनेट या ड्राइवर्स।
व्हाट आर द प्रोग्राम दैट ब्लॉक एक्सेस टू सिलेक्टेड वेबसाइट नोन एज फिल्टर्स। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। जो MS ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं है, ऑफिस 2000 भी है, XP भी है, 2003 भी है, 7 भी है। ऑफिस विस्टा जो है वैलिड वर्जन नहीं है MS ऑफिस का, तो फिफ्थ ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस। URL, HTML, Telnet, HTTP, FTP। जो भी वेब पेज आप देखते हैं इसको हम किस पे बनाते हैं, मतलब क्या यूज करके हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। चाहे गूगल का आप होम पेज देखते हैं, वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कहां पर किसका यूज करके डिजाइन करते हैं, उन्हें HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके उन्हें डिजाइन किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है 9th का सही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर, स्विच, सर्वर, मॉडम या माइक्रो प्रोसेसर। जो कंप्यूटर चिप होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो ये था पेपर मॉक टेस्ट नंबर 4, उसमें पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।